कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं और ख़ुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा न करें। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए आज से कंटिन्यू यूपी टीजीटी का प्रैक्टिस के तौर पर सिलसिला शुरू होने वाला है। टॉपिक वाइज भी करा देंगे, पीछे जितना पढ़ाया है उसका सारा रिवीजन करा देंगे। और इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे तो माई क्लास जो माई क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको जा कर के देख लेना चाहिए। मारूसी सवालात की प्लेलिस्ट आपको देखनी चाहिए और साथ ही साथ में रिवीजन क्लास देखना चाहिए। इतना ही काफ़ी है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है, दो तीन बातें सुन लीजिए सब्र और धैर्य के साथ। आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है थोड़ा सा टफ होने वाला है और इम्पोर्टेंट बहुत होने वाला है। उसकी वजह कि सारे सवालात मसनवी से मुतालिक होंगे। यही प्रैक्टिस सेट मैंने ग्रुप में शेयर किया था जिसका आंसर बहुत लिमिटेड बच्चों ने दे पाया है और सिर्फ 10, 15, 20 क्वेश्चन से ऊपर कोई नहीं गया 100 क्वेश्चन में से। आज का पहला सवाल देखिए, ये प्रैक्टिस सेट आप यहाँ से देख सकते हैं, मारूसी सवालात का होने वाला है। दूसरी चीज़ इसमें क्या होने वाला है कि ये चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। सारे मारूसी सवालात होंगे, मसनवी के तौर पे होंगे। और ये जो बुक आने को थी वो 1 तारीख तक इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगी, 1 तारीख से पहले ही। और अगर जिसको बुक चाहिए होगी तो वो उसको मिल जाएगी, जिसको पीडीएफ सिर्फ चाहिए है तो वो भी मिल जाएगा। लेकिन पीडीएफ की जो है वो मैंने कहा था कि जो बच्चे टाइप करते हैं कम से कम उनको पैसा मिल जाए, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो 100 रुपये कम से कम मैंने कहा है कि फ़ीस रख दी जाए। 100 रुपये में आपको 2000 क्वेश्चनों की पीडीएफ मिलने वाली है, 2000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, साथ साथ में इम्पोर्टेंट नोट्स मिलने वाले हैं। ये सब पीडीएफ के तौर पे और आपकी ईमानदारी पे डिपेंड रहेगा। आप ख़रीदेंगे तो आप ही यूज़ करेंगे या आप बेच देंगे या आप किसी दूसरे को शेयर कर देंगे। आपकी ईमानदारी की परीक्षा भी होगी, मेरी तरफ से कोई उसमें लॉक नहीं होगा। पहला सवाल, बाकी आप सजेशन दे सकते हैं। कुछ बच्चों ने कहा सर फीस बहुत कम आप रख रहे हैं। फ़ीस नहीं रखी गई है, ये सिर्फ 101 रुपये की या 100 रुपये की फ़ीस इसलिए है ताकि जो बच्चे टाइप बीए में मेरे पास पढ़ते हैं वो ये सब क्वेश्चन टाइप करके लाते हैं। मैं उनको ये सवाल देता हूँ और वो सब टाइप करते हैं तो उनकी मेहनत या उनको कुछ पैसा मिल जाएगा तो अच्छी बात है, सब स्टूडेंट हैं वो। पहला सवाल है, मसनबी है भोग मिल। यहाँ से समझना, भोग मल या भोग मिल, दरअसल ये वर्ड जो है वो हिंदी का है, भोग मिल होना चाहिए। तो मसनबी जो है वो भोग मिल किस अहद में लिखी गई, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात तो यही, कुरैशी बेदरी की लिखी हुई है। और इसमें जो आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा फर्स्ट वाला आंसर, उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। वो सी आंसर जिसने दिया होगा, यानी बहमनी दौर की लिखी हुई है। पहला दौर था, यानी फर्स्ट दौर जो था वो बहमनी दौर था, उसी दौर में ये मसनबी लिखी गई है। देखिए इसमें कुछ जो नई पीडीएफ आएगी उसमें मैंने करेक्शन कर दिया है क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चनों की टाइपिंग गलत हो सकती है, उसको मैं मैनेज कर लूँगा। बाकी मैंने सही जो इसकी पीडीएफ है उसको मैंने दूसरी जगह सेव करा दिया है। बहमनी दौर की शुरुआत किस सन से मानी जाती है? बहुत आसान सा सवाल है और कायदा ये है कि बहमनी दौर, कुतुब शाही दौर, आदिल शाही दौर, इन तीनों दौरों का सन कब से कब तक का रहा ज़रूर याद कीजिएगा। प्लस साथ ही साथ में आपको पहला बादशाह और आखिरी बादशाह हर हाल में और उसका सन दौर जो है वो याद होना चाहिए। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा फर्स्ट, उसका आंसर एकदम सही है। 1350 आपका आंसर एकदम राइट होने वाला है। 1350 से बहमनी दौर की शुरुआत होती है। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से दिया गया है। मैंने कहा अब नया बिल्कुल भी ना पढ़ें, जो आपने पढ़ा है सिर्फ उसी का रिवीजन करते रहें। कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो 63 86 492 279 पर ज़रूर कांटेक्ट करें। अशरफ बयावानी ने नौसरहाग किस सन में लिखी है। मेरा सवाल आप लोगों से है, आपको इसमें ये बता देना है कमेंट करके ये किस दौर की है। आंसर जिसने बच्चे ने दिया होगा 1503, उसका आंसर सही है। और अशरफ बयावानी जो है नौसरहार है और वाहिद वारी है। ये जो इनकी 3 मसनवियाँ हैं वो तीनों आपको जहन में होनी चाहिए। हिदायतनामा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ना ख़राब हो। हिदायतनामा और शिकारनामा किसकी मसनबी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत आसान है। टीजीटी में जिस तरह के सवालात बनते हैं सिर्फ मैंने वो कोशिश की है कि उसी तरह के और लिमिटेड सवाल पढ़िए। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, लिमिटेड पढ़िए लेकिन अच्छा कंटेंट पढ़ने की कोशिश कीजिए। बंदा नवाज गेसु दराज की ये दोनों तसानीफ़ हैं। एक चीज़ आपको यहाँ से याद रखना चाहिए और ये शायर बहमनी दौर का ही माना जाता है। पैदाइश इसकी याद रखिएगा क्योंकि अगर तरतीब पूछी जाए कि दर्जा झेल में से कौन से शायर सबसे पहले पैदा हुआ है तो इसको आपको याद रखना चाहिए। 1321 में इनकी पैदाइश हुई है। 1321 में किसकी? बंदा नवाज गेसु दराज की।
इनसे भी पहले का अगर शायर पूछा जाए तो वो सिर्फ अमीर खुसरो को आप लगा सकते हैं। 1253 में उनकी पैदाइश हुई है पटियाला में। अगला सवाल है शाहराजू कताल। यहाँ पे थोड़ा सा हम आपके जानकारी देंगे कि शाहराजू कताल, और अगर जुमला लगे शाहराजू कताल सूफ़ी, तो जब सूफ़ी लगेगा तो आपका आंसर क्या सही होना चाहिए और शाहराजू कताल में क्या सही होना चाहिए। तो अगर ये सिर्फ दिया गया है तो आप आंसर लगाएंगे बहमनी दौर, और साथ साथ में शाहराजू कताल सूफ़ी जो है अगर लगा दिया गया है तब आपका आंसर हो जाएगा आदिल शाही दौर। तो यहाँ पर जिस बच्चे ने आंसर दिया है फर्स्ट बहमनी दौर, उसका आंसर सही है। इस चीज़ आपको इन्होंने रसाले निकाले थे, रसाले निकालने का काम किया था। अगला सवाल देखिए, कोई क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताइएगा। देखो जो इसमें लिखावट है उसमें कोई गलती है तो वो मैटर नहीं करती, क्योंकि उसको सुधार दिया गया है। दूसरा ये प्रैक्टिस है, ये पुराना ही प्रैक्टिस सेट हमने आपके सामने लगा दिया है, धोखे से लगा दिया, लेकिन करेक्शन करके दूसरी जो है PDF तैयार कर दी गई है इसकी। तो वो गलती नहीं, आंसर में या सवाल में कोई गलती होती है उसको ज़रूर बताइएगा। मेरी तलफ़ुज़ की गलती रहती है, मैं इसको मानता हूँ, आप सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दीजिए। तो अब आपका सवाल है, आदिल शाही दौर के चौथे बादशाह का नाम आपको बताना है। 8 बादशाह हैं, चौथे दौर का ही यहाँ पे क्यों चौथा बादशाह क्यों आपको बताना है, क्योंकि चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आदिल शाही दौर में। हालांकि आदिल शाही दौर में 3 बादशाह आपको 4 याद रखने चाहिए, मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह और इब्राहिम आदिल शाह सानी, और जो है अली आदिल शाह। ये 4 बादशाह अगर आपको याद हैं तो अच्छा है। पहला वाला अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छा है, और आखिरी तो आपको याद रहना चाहिए, सिकंदर है आखिरी ये सिकंदर है। आपका आंसर सही होने वाला है अली आदिल शाह। ये वही बादशाह है जिसके वहाँ नुसरती ने अली नामा लिखी थी, इसी के लिए। अगला सवाल है, अली आदिल शाह का दौरे हुकूमत का दौर कितना है, यानी उनका जो अहद रहा है वो कब से कब तक रहा है। तो एक चीज़ अगर थोड़ा सा एग्ज़ामिनर टफ़ करना चाहे तो यूँ सवाल को घुमा भी सकता है कि जब बीजापुर में अली आदिल शाह गद्दी पे था तो कुतुब शाही दौर में कौन सा बादशाह गद्दी पे था। अब इसी वजह से ऐसे सवाल को हैंडल जब भी कर सकते हैं जब आपको दोनों जगह के बादशाहों का क्रम याद होना चाहिए। सन बहुत आसान है, याद हो जाएगा उसके साथ में। आंसर आपका 1557 से 1580 तक का जो दौर है वो रहा है अली आदिल शाह सानी का, यही वो दौर रहा है। और यही जो वो दौर था वो कुली कुतुब शाह था, उसके फादर का दौर रहा है। ये उम्मीद करता हूँ आपको याद रहे। मोहम्मद आदिल शाह जब गद्दी पर बैठेगा तो कुली कुतुब शाह गद्दी पर पहुँच जाएगा इधर कुतुब शाही दौर में। इन दोनों को पढ़ने के लिए एक फैक्ट है वो क्लियर कर लेना चाहिए हर स्टूडेंट को कि आदिल शाही दौर का दूसरा नाम बीजापुर है और कुतुब शाही दौर का दूसरा नाम गोलकुंडा है। ये चीज़ कन्फ्यूज़ आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, इसको तो कतई रट लीजिए। गोलकुंडा का लफ्ज़ आएगा तो आप कुतुब शाही दौर पर ध्यान देंगे, बीजापुर का दौर आएगा तो आप आदिल शाही दौर पर ध्यान देंगे। अगला सवाल है, आदिल शाही दौर की लिखी हुई मसनबी ख़ाबरनामा, सभी को मालूम है 24,000 अशार पे लिखी गई है और बहुत तवील मसनबी है। तो ख़ाबरनामा जो है ये कमाल खां रुस्तमी की है, 24,000 इसमें अशार हैं। इसमें उन्वानात की तादाद आपको बतानी है कितनी है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, 24,000 है, 22,000 है या फिर 24,000 है, या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। फ्राइडे का दिन है, कोशिश करेंगे अभी 4-5 दिन तक 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैं आपके सामने लाता रहूं, और 1 तारीख से जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा कम से कम 100 वरना 200 की प्रैक्टिस हम आपके सामने रखा करेंगे। और जो 1 तारीख से प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें सुनते रहिए। 1 तारीख से जो हम प्रैक्टिस कराएंगे तो सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पे उस प्रैक्टिस सेट की आंसर की दिया करेंगे। आप स्क्रीन शॉट लेकर के आप अपने पास रख सकते हैं, और जो लोग PDF ख़रीद लेंगे या फिर बुक ख़रीद लेंगे उनको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीन शॉट लेकर के आप पहले रखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर पढ़ेंगे, और सही आंसर हम नहीं बताएंगे। आप अपने वास्ते डायरी में नोट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। बाद में आप अपनी स्क्रीन जो आंसर की है उसमें मैच कीजिएगा और आपको पता चलेगा कितने सवालात हमने गलत कर दिए। अगर प्रैक्टिस में वीडियो की क्वेश्चन ज़्यादा गलत हैं तो वीडियो 2-2, 3-3 बार रिपीट करके देखिएगा। इसमें आंसर सही होगा, इनमें से कोई नहीं। वजह कि 222 उन्वानात हैं ख़बरनामा में, और यहाँ पे जो आंसर दिया गया है वो 222,000 दे दिया गया है, इसलिए ये आंसर इसमें से कोई सही नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, आपका 4 आंसर सही होने वाला है।
अगला सवाल है नुसरती की लिखी हुई मसनवी अली नामा की सन तसनीफ़ क्या है। अली नामा की सन तसनीफ़ इम्पोर्टेंट है, 3 इसकी मसनवियाँ हैं, गुलशन इश्क, अली नामा और तारीख़ सिकंदरी। मेरे ख़्याल से अली नामा और गुलशन हिंद की डेट आपको याद रहनी चाहिए। और ये भी पूछ सकता है कि इन नुसरती जो है उसकी पहली तसनीफ़ कौन सी है, क्योंकि मैंने कहा था नोट्स बनाते टाइम कि कोई भी बुक से आप पढ़ाई करें उसमें पहली और आखिरी तसनीफ़ ज़रूर पढ़ें, उसको ज़रूर नोट करें हर हाल में, हर कीमत पे। तो इसमें आंसर 1665 होने वाला है, अली नामा लिखी गई। अब ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसनवी है, ये मसनवी आपको याद रखना है, बहराम हुस्न वानो। बहराम हुस्न वानो लिखी किसने है, तो अमीन ने लिखी है। किस दौर में लिखी है, ये आपको जवाब देना है। अगर आपको ये क्लियर है कि किस दौर का ये राइटर है तो फिर बहुत आसान सा सवाल है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा, और जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा यहाँ पे अली आदिल शाह, उसी के दौर में ये मसनवी बहराम हुस्न वानो लिखी गई है। तो अली आदिल शाही जो दौर है उसमें लिखी गई है। सॉरी, बादशाह का नाम अगर पूछा जाए तो सिकंदर आदिल शाह होगा, क्योंकि मैंने कहा था जब ये नोट्स मैंने आपको बताया था, इसमें जो आप लेंगे तो इसमें ये प्रैक्टिस तो सारी चीज़ की होगी ही होगी, उसमें मिलेगी, लेकिन कोशिश करेंगे अगर पेज ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं तो हम इनमें टॉपिक वाइज भी आपके सामने दे देंगे। किताबों में ऐसा नहीं मिलता है कि कौन से बादशाह के वहाँ कौन कौन से शायर थे और उन्होंने कौन कौन सी तसनीफ़ लिखी। अमूमन ये मिल जाता है कि आदिल शाही दौर में कौन बादशाह शायर हैं, कुतुब शाही में कौन है, और साथ साथ में जो है वो बहमनी दौर में कौन है। मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं तो उसमें बादशाहों के भी नाम लिख करके उस बादशाह के वहाँ कौन, जैसे आदिल शाही में 8 बादशाह हैं तो उसमें किस किस बादशाह के वहाँ कौन कौन राइटर हैं, कौन कौन शायर हैं और किस किस तसनीफ़ को लिखा है, मैंने बहुत गहराई से नोट्स तैयार किया है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, बहराम हुस्न वानो किस बादशाह के दौर में लिखी गई है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखिएगा, बहराम हुस्न बानो मैंने गलत बता दिया है, सिकंदर आदिल शाह नहीं होगा, इसमें आंसर आपका सही होगा इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह का नाम आपको याद रखना चाहिए। जैसे मोमिन का नाम पूछ लिया जाता है या फिर अहमद गुजराती वगैरह का नाम पूछा, वो सब सिकंदर के वहाँ मिलेंगे, आखिरी बादशाह है, उसके वहाँ 12 राइटर हैं। तो इब्राहिम आदिल शाह सानी। अब ये भी याद रखने की बात है, इब्राहिम आदिल शाह का नाम आपको याद रखना है और मोहम्मद इब्राहिम आदिल शाह का नाम अलग अलग। ये सानी जो हैं ये उर्दू के बहुत बड़े दिलदादा थे और इन्होंने ही नौरस के नाम से किताब मौसीकी पे लिखी थी। आगे सवाल है मुकीमी, अमीन और हसन शौक़ी, इन लोगों के नाम, और मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता, बुरहानुद्दीन जानम, कितने नाम हैं उम्मीद करता हूँ। देखो ये यहाँ पे मुकीमी हैं, अमीन हैं, हसन शौक़ी हैं, सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट नाम है कासिम फ़रिश्ता, इसी ने जो है बीजापुर की तारीख़ लिखी है, और बुरहानुद्दीन जानम। इन लोगों ने, ये वगैरह जो राइटर हैं, ये किस बादशाह के वहाँ थे। तो इसमें बहुत आसान सा सवाल आपके सामने पूछा गया है, इब्राहिम आदिल शाह सानी, ये नाम सब आपको नामजद हो जाना चाहिए और ऐसे रटना है, मुकीमी, अमीन, हसन शौक़ी, कासिम फ़रिश्ता, बुरहानुद्दीन जानम, इतने राइटर उंगलियों पर गिन लीजिए। ये इतना तो अगर पूछ लिया गया किस दौर के हैं, कुतुब शाही हैं, आदिल शाही, तो आप फट से बता देंगे, लेकिन अगर बादशाह पूछ लिया किस बादशाह, तब फिर बहुत टफ सवाल हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको रट लेना चाहिए। आपका आंसर सही होगा बी, इब्राहिम आदिल शाह सानी। सबसे ज़्यादा अदीब अगर पूछा जाए तो 2 जगह आदिल शाह के वहाँ मिलेंगे आदिल शाही दौर में, एक इब्राहिम आदिल शाह सानी और दूसरा उसी बीजापुर में जो है आखिरी बादशाह जो है सिकंदर आदिल शाह, उसके वहाँ मिलेंगे। और अगर यही चीज़ कुतुब शाही दौर में देखें तो 2 बादशाह वहाँ पर भी आपको याद रखने चाहिए। सबसे ज़्यादा अब्दुल्ला कुतुब शाह के वहाँ अदीब मिलेंगे, और उसके बाद अगर अब्दुल्ला के बाद में अगर जो मिलेंगे शायर, तो वहाँ भी अबुल हसन ताना शाह सबसे आखिरी बादशाह है, उसके वहाँ मिलेंगे। तो ऐसे आपको याद रखना चाहिए। वहाँ पर 7वें और 8वें बादशाह के वहाँ बहुत हैं कुतुब शाही दौर में, और यहाँ पर तीसरे और 5वें आखिरी बादशाह के वहाँ बहुत राइटर हैं, चौथे और आखिरी बादशाह के वहाँ आदिल शाही दौर में। इसके बाद में अगला सवाल है क़स्सा बेनज़ीर किसकी मसनवी है। अब बहुत आसान सी मसनवी है, और ये मसनवी जो लिखी गई है तो सबसे पहले याद रखने की बात है, ये दक्कन में ही लिखी गई है। अब इसमें आपको आंसर देना है, आंसर आपका सही होने वाला है सैयद हसन शाह सनती का नाम आपको याद रखना है, उन्हीं ने लिखी है क़स्सा बेनज़ीर। आप कमेंट नहीं करते हैं, दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। सवाल मेरा ये है कि जो सनती हैं इन्होंने एक और तसनीफ़ लिखी है, मैं जानना चाहता हूँ वो तसनीफ़ किस सन में लिखी गई है, और ये इसको मुरत्तिब करने का काम अब्दुल कादिर ने किया था, शायद ये भी आपको मालूम होना चाहिए।
अगला सवाल है, आदिल शाही दौर में कौन सा बादशाह फ़ारसी में वफ़ाई तखल्लुस इस्तेमाल करता था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और टफ सवाल है। यूसुफ़ आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह। तो इसमें वो बादशाह आपको तलाशना है आदिल शाही दौर का जो बादशाह वफ़ाई तखल्लुस फ़ारसी में इस्तेमाल करता था। तो फ़ारसी का शायर इसमें कौन है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। फटाक से जवाब देने की कोशिश कीजिए। आंसर आपका सही होने वाला है इस्माइल आदिल शाह। इस्माइल आदिल शाह वो बादशाह है जो वफ़ाई तखल्लुस इस्तेमाल करता था। बादशाह का नाम पूछ सकता है। आगे है बिशातुल ज़िक्र, आपको याद रखना है किसकी मसनबी है। इम्पोर्टेंट है और लेकिन आम सी है जो लोगों को पता होती है। मैं क्या कहता हूँ कि जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं उसमें एक चीज़ और मैं आपके सामने रखूँगा। जैसे उसमें मैंने नॉवेलों का चैप्टर रखा हुआ है, मशहूर नॉवेलों का, प्लस उसमें अफसाने का रखा है और साथ ही साथ में उसमें दास्तानों का रखा हुआ है, तज़करों का रखा हुआ है। अब उसमें ख़ास क्या है? ख़ास बात ये है उसमें रखा क्या गया है कि जैसे मुंशी प्रेमचंद जो है उसका नाम मैंने नॉवेल में नहीं शामिल किया, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नाम नॉवेल में नहीं शामिल किया, इस्मत चुग़ताई का नाम नोट्स में मैंने नॉवेल में अपने जो नोट्स तैयार किए उसमें नाम नहीं शामिल किया। इतने बड़े राइटरों का नाम शामिल क्यों नहीं किया? उसकी वजह है कि ये कॉमन राइटर हैं, इनके बारे में हर बच्चे को पता है और वो नोट्स में चीज़ें हम नहीं शामिल करना चाहते हैं जो हर बच्चे को पता है। मैंने वो नोट्स बनाए हैं कि बच्चों को कम जानकारी है जिसके बारे में और उससे सवाल बना रहा है आयोग। मैंने इस तरह के नोट्स तैयार करने की कोशिश की है कि आपको पढ़ाते भी रहेंगे, आपकी इच्छा है ले लेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा, मतलब जो है। और फीस आपको सामने कोई रखी नहीं गई है और फिर भी मैं आपके सामने कहता हूँ कि फ़ीस का मसला ये भी है कि अगर कोई 100 रुपये भी नहीं दे सकता तो हमको बताए, हम फिर भी उसको दे देंगे। ऐसा नहीं है कि उसकी ज़रूरी फ़ीस नहीं है, मतलब बच्चों की तरफ से रखा गया और आपकी ही तरफ से सजेशन मुझे आए हैं। ये तो इसमें आपका आंसर सही होगा सी वाला आंसर आपके सामने सही होगा। बुरहानुद्दीन जानम का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला सवाल है, दर्जा झेल में से किस सन में जो है बंदा नवाज गेसुदराज जो हैं वो पैदा हुए हैं? ये बात मैंने ऊपर बता दी थी तो इसलिए सभी को मालूम होगा। 1321 आंसर आपका सही होगा। 1321 में बंदा नवाज गेसुदराज पैदा हुए और 1422 में इंतकाल, 101 साल ये जिंदा रहे। अगला सवाल है, मोहम्मद कुतुब शाह का दौर कब से कब तक रहा? अब यहाँ पे आपको याद रखना है मोहम्मद कुतुब शाह और मोहम्मद कुली कुतुब शाह दोनों में बिटवीन डिफरेंट बहुत है, इन दोनों के बीच में फ़र्क बहुत है। तो ये एक ही समझ करके जल्दबाजी में बिल्कुल आंसर मत लगा दीजिएगा क्योंकि दोनों का दौर अलग है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर। कुली कुतुब शाह के बाद में गद्दी पे बैठे हैं मोहम्मद कुतुब शाह और इसके बाद अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो अब क्लियर हो गया होगा। तो ये आंसर पे आपका सही होने वाला है 1611, जब कुली कुतुब शाह का इंतकाल हो गया। 1626 तक मोहम्मद कुतुब शाह गद्दी पर रहे और 1624 में ही इनके दौर में सैफुल मलूक बदियुज्जमाल गवासी ने लिख दी थी। इसीलिए गवासी ने सिर्फ एक तस्नीफ मोहम्मद कुतुब शाह के वहाँ लिखी, बाकी सारी तसानीफ़ें जो भी उसने लिखी हैं वो अब्दुल्ला कुतुब शाह के वहाँ लिखी। अगला सवाल है आदिल शाही दौर का पहला बादशाह कौन सा है? उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। आपका आंसर पहला सही होने वाला है यूसुफ आदिल शाह। अगला देखिए, आसान सा सवाल है, कुतुब शाही दौर का पहला बादशाह कौन सा है? मैंने कहा था ये सभी आपको याद होने चाहिए। आंसर आपका सी सही होगा, सुल्तान कुतुबुल मुल्क आपको याद रहना चाहिए। तो पहला दोनों का आपको याद हो गया होगा। इसी तरह से आखिरी बादशाह आपको बताना है, कुतुब शाही दौर का आखिरी बादशाह। मेरी आदत है डिस्कस करने की तो मैं बताता चला गया हूँ इनको, तो इसलिए फटाफट करा देता हूँ। आंसर आपका डी सही होगा, अबुल हसन तानाशाह, और या इसी का नाम अबुल हसन कुतुब शाह भी है, इसमें भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है, जुनेदी ने, अब सवाल आया है, अच्छा, जुनेदी ने मसनबी महापेकर किस बादशाह के दौर में लिखी थी? किस बादशाह के दौर में? महापेकर बहुत पूछी जाने वाली मसनबी है और टीजीटी वाले बच्चे मेरे ख्याल से अब बुक जो है वो ना पढ़ें तो अच्छी बात है। जितना पढ़ा है उसका रिवीजन कर सकते हैं, वीडियो में प्रैक्टिस लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कहीं से भी नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊंगा कि 2005 से लेकर के 2020 तक के यूजीसी नेट के पेपर ज़रूर पढ़ लें। अगर आपको मिलते हैं तो ज़रूर पढ़ लें, नहीं मिल रहे हैं तो सन 1995 से लेकर 2020 तक के ये पेपर मैंने मारूजी सवालात की जो वीडियो है 200 उसके अंदर करा दिए हैं और यूपी में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं टीजीटी के वो करा दिए हैं।
पढ़ना क्यों है, ये यूजीसी नेट के पेपर हमको क्यों पढ़ना है, 2005 या 2005 से पहले के क्यों नहीं, और 2020 के बाद के क्यों नहीं पढ़ना है। 2005 से पहले के इतने आसान हैं कि वो पढ़ना बेकार है, वो आप सबको सब पता होगा। 2020 के बाद के यूजीसी के नेट के पेपर इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि ये और टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन अलग हुई है 2020 से। तो जो यूजीसी नेट का पेपर है उसका स्टैंडर्ड और तरीका बदल दिया गया था 2020 से। तो आपको 2005 से 2020 के बीच के पढ़ने चाहिए, 15 साल के। 1-2 दिन में उसको पढ़ लें बहुत अच्छे से, क्योंकि इन्होंने अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है यूपी में, उस पेपर में इन्होंने पूरा का पूरा पेपर प्रीवियस ईयर के सवाल उठा उठा करके ही पूछ लिया है। कहीं का भी इन्हें पेपर मिला, कहीं इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर से 2 सवाल उठा लिए, कहीं पे इन्होंने जो है जेआरएफ से 15-20 सवाल उठा डाले, मतलब इसी 2005 से लेकर के 2020 के बीच। तो इन्होंने यही सवाल, इन्होंने कोई भी सवाल अपने पास से नया बनाया ही नहीं। ऐसा हर सवाल था जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आया हुआ था। अब आप भी टीजीटी के स्टूडेंट हैं तो एक बार आपकी भी जिम्मेदारी है कि यूजीसी नेट का ये जब असिस्टेंट प्रोफेसर पूछा तो टीजीटी में भी सवाल बना सकते हैं, क्योंकि टीजीटी के सवाल जैसे होते हैं वैसे यूजीसी नेट में 2020 से पहले और 2005 के बीच के पूछे गए हैं। तो उनका लेवल वही है यूजीसी नेट का जो टीजीटी का है, इसलिए आपको पढ़ लेना चाहिए। इसमें आंसर जुनेदी वाले में आपका जिस बच्चे ने दिया होगा पहला वो सही है। अब्दुल्ला कुतुब शाह का नाम आपको याद रखना चाहिए। जुनेदी ने अब्दुल्ला कुतुब शाह के वहाँ ये लिखी है 1654 में, और अब्दुल्ला कुतुब शाह गद्दी पे थे। मसनबी है फूल 1, इम्पोर्टेंट है, बहुत पढ़ी जाने वाली है। 6 किस्से हैं इसमें। किस बादशाह के अहद में लिखी, तो ये भी जो मसनबी है ये भी अब्दुल्ला कुतुब शाह के वहाँ लिखी गई। अब दोनों जुनेदी ने और इब्ने निशाती ने, ये दोनों कुतुब शाही दौर के हैं और दोनों ने कहाँ लिखी है, अब्दुल्ला कुतुब शाह के यहाँ। इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको भूलना नहीं है। अगला सवाल है आदिल शाही दौर का आखिरी बादशाह कौन है। आदिल शाही दौर का आखिरी बादशाह आपको बताना है, बहुत आसान था, ये हम बता चुके हैं, सिकंदर आदिल शाह। सिकंदर आदिल शाह के वहाँ बहुत से शायर थे। आगे है तिबई ने अपनी मसनबी बहराम गुल अंदाम 1670 में किस बादशाह के दौर में लिखी थी। तो बहराम गुल अंदाम आपको बताना है किस बादशाह के, अबुल हसन तानाशाह। आपका आंसर सही होने वाला है डी, आंसर आपका सही होगा डी। क्या होगा, अबुल हसन तानाशाह या फिर अबुल हसन कुतुब शाह। इसको एक बार देख लीजिए, डी आंसर आपका इसमें सही होगा, फटाक से डी आंसर लगा दीजिए। अगला सवाल है अब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारी शायर कौन है। दरबारी शायर भी है, साथ साथ में मुल्कुश शोरा भी शायर है। तो अब्दुल्ला कुतुब शाह, मैंने क्या कहा था कि आपको बताना है, अब्दुल्ला गवासी जो हैं उसने सिर्फ अपनी एक तसनीफ़ मोहम्मद कुतुब शाह के वहाँ लिखी थी, सारी तसनीफ़ें जो हैं वो अब्दुल्ला कुतुब शाह के वहाँ लिखी थी। इसीलिए अब्दुल्ला कुतुब शाह के वहाँ का शायर गवासी जो है वो मुल्कुश शोरा शायर था। और गवासी के वक्त में मुल्ला वजही भी ज़िंदा थे, और मुल्ला वजही और गवासी के बीच में इसीलिए अदबी चशमक रहती थी, क्योंकि वो पहले से ही गोलकुंडा में थे और कुतुब शाही बादशाहों के वहाँ रहे वजही, लेकिन धीरे धीरे उनका स्टैंडर्ड गिरता चला गया। अगला है अली आदिल शाह का दरबारी शायर कौन है। अली आदिल शाह जो हैं उनका दरबारी शायर, तो अली आदिल शाह के, देखिए सवाल में थोड़ा सा घुमाव फिराव है। अली आदिल शाह का जो दरबारी शायर है वो है नुसरती, और नुसरती बचपन का किसके दोस्त था, तब भी आपका जवाब होगा अली आदिल शाह। पूछा जाए नुसरती पैदा किसके वहाँ हुआ है, तो अली आदिल शाह के फादर इब्राहिम आदिल शाह के वहाँ। इसकी मौत किसके वहाँ हुई है, तो मोहम्मद आदिल शाह यानी अली आदिल शाह के बाद का बादशाह। तो ये कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अगला सवाल है मुल्ला वजही ने जब सबरस तसनीफ़ की थी, ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस सवाल का जवाब देना भी बहुत टफ है। देखिए अगर आपको सब दौर याद हैं दोनों जगह के, बीजापुर गोलकुंडा, तो आप दे देंगे। सवाल है मुल्ला वजही ने जब सबरस तसनीफ़ लिखी थी उस वक्त गद्दी पर आदिल शाही दौर में कौन बादशाह था। मैंने ये सवाल पूछा जाता है मुल्ला वजही के वहाँ, तो मुल्ला वजही की 2 तसानीफ़ें हैं, एक कुतुब मुश्तरी और एक है सबरस। सबरस इसने लिखी अब्दुल्ला कुतुब शाह के वहाँ, और जो कुतुब मुश्तरी लिखी है वो लिखी है कुली कुतुब शाह के वहाँ। लेकिन जब इसने सबरस लिखी तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि सबरस लिखी गई 1635 में। अब आपको हिसाब लगा लेना चाहिए कि 1635 में कुतुब शाही दौर में अब्दुल्ला कुतुब शाह गद्दी पे था। सवाल पूछा गया उसी समय आदिल शाही दौर में बादशाह कौन था। तो ये सवाल आपके सामने बहुत टफ है, और अगर इसको और मैं टफ करना चाहूँ तो यूँ भी कर सकता हूँ कि दिल्ली में, शुमाली हिंद में दिल्ली के अंदर 1635 में कौन बादशाह है,
अगर इस सवाल को ऐसे करना चाहें तो और टफ हो जाएगा। तो 1635 में मुग़ल दौर का कौन बादशाह था गद्दी पर? तो मुल्ला वजही के समय। तो 1635 में गद्दी पर बैठा था मुग़ल में शाहजहाँ, और शाहजहाँ के बाद 1657 में औरंगज़ेब बैठ गया था। और उसी वक्त अगर बीजापुर का पूछा गया है तो आपका आंसर सही होगा इब्राहिम आदिल शाह। जिस बच्चे ने दिया है आंसर सी उसका एकदम सही है, आंसर एकदम क्लियर देखिए। आंसर आपका सही होने वाला है इब्राहिम आदिल शाह। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा देर लगेगी, लेकिन आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएं। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ साथ में रिवीजन भी कर रहे हैं। तो ठीक है, आप सबरस पूछी जाए तो किसके दौर में लिखी है, तब आपका जवाब होना चाहिए था अब्दुल्ला कुतुब शाह। देखिए सवाल पर आप गौर कीजिएगा, सवाल एक बार ज़रूर गौर से पढ़िएगा। सवाल है चंद्रवदन महियार और फ़तेहनामा बिखेरी, ये दो मसनबियाँ हैं। फ़तेहनामा बिखेरी और चंद्रवदन महियार, ये दोनों मसनबियाँ जो हैं वो तसानीफ़ मुक़ीमी की हैं। एक चीज़ यहाँ क्लियर हो गई। सवाल, एक सवाल में कई सवाल हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2000 ये सवाल अगर आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपके 5000 सवाल क्लियर हो जाएंगे। और मैंने प्रैक्टिस और ये सारे टोटल 20,000 से ऊपर क्वेश्चन को मैंने करा डाला है इन 3 प्लेलिस्ट के अंदर। अब इसमें आंसर आपका क्या सही होने वाला है, आदिल शाही दौर। आदिल शाही दौर में मुकीमी था। और आदिल शाही, यहाँ पे देखो ये सवाल ऐसे जो होते हैं वो बहुत आसान भी सवाल होते हैं, क्योंकि मुकीमी का दौर पूछ लिया है तो वो आदिल शाही दौर का है, और कुतुब शाही बहमनी दौर, बाकी आपके दौरों के बारे में मालूम है। लेकिन अगर कहीं मुकीमी के समय का बादशाह पूछ लिया होता तो कान खड़े हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, मोहम्मद शरीफ गुजराती ने मसनबी यूसुफ ज़ुलेखा, बहुत पढ़िए, सभी को मालूम है किसकी है, अहमद शरीफ गुजराती की। लैला मजनू इसी की है लिखी हुई। आपको बस ये बताना है कि इस किस दौर में लिखी गई है। बादशाह नहीं है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए गोलकुंडा में लिखी गई है। गोलकुंडा के दौर में ये मसनबी लिखी गई। अगला सवाल है, फ़िरोज़ बेदरी ने मसनबी परतनामा, यहाँ पे नामा गलत लिखा है, परतनामा, नामा सही कर लीजिएगा, ये जो नई PDF आएगी उसमें सही होकर के यही आएगा। मसनबी परतनामा किस दौर में लिखी गई है? तो परतनामा भी गोलकुंडा में लिखी गई है। आपको याद रखना चाहिए गोलकुंडा मतलब कुतुब शाही दौर में। परतनामा कहाँ लिखी गई है? कुतुब शाही दौर में। बेदरी लफ्ज़ समझ करके आप धोखे में भी बहमनी मत लगा देना। ज़्यादातर कुरैशी बेदरी हैं, फ़खरुद्दीन निज़ामी बेदरी हैं जिन्होंने कदमराव पदमराव लिखी, वो सब बहमनी दौर में हैं दोनों। लेकिन ये परतनामा जो है वो गोलकुंडा में लिखी गई है, फ़िरोज़ बेदरी की लिखी हुई मसनबी है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ। आगे है, दक्कन के किस शायर की मसनबी का नाम चक्की नामे है? दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, और साथ ही साथ में आपको गौर करना चाहिए जुमले पर। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है, वो हम क्लियर करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आते हैं तो डिसलाइक कर सकते हैं। अपना वक्त प्लीज़ ना ख़राब करें। और भी लोग पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। अगर यहाँ मतलब अच्छा नहीं, मतलब समझ में नहीं आता है कि हाँ मेरे लेवल के या मेरे एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चन नहीं हैं, मैं किसी तरह का दबाव नहीं करता, कोई प्रचार मेरी तरफ से नहीं होता। आप मर्जी हुए चैनल सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, वरना ना करें। हाँ, शेयर कर सकते हैं किसी ऐसे आदमी को जो दूसरा तैयारी कर रहा है, हो सकता है उसे अच्छा लगे, और उसके लिए भी यही फॉलो करना अनिवार्य होगा कि अच्छा लगे तो वो लाइक करे, वरना वो भी डिसलाइक करे। मैं ये चाहता हूँ। तो दक्कन के किस शायर के वहाँ चक्की नामे, एक मसनबी है चक्की नामा और एक है चक्की नामे, इस पर गौर कीजिएगा। ये लिखा हुआ है चक्की नामे, ये गलत नहीं लिखा गया, ये सही लिखा गया, यही जुमला है। और चक्की नामा जो लिखा गया है वो अलग चीज़ है। आपका आंसर सही होगा इसमें पहला, शाह फारूकी का नाम आपको याद रखना है, जिसने मसनबी चक्की नामे लिखी थी। ठीक है, कुतुब शाह आदिल शाही दौर में चक्की नामे ये मसनबी लिखी थी। और यही सवाल यूँ आपसे पूछा जाए, चक्की नामा किसकी मशहूर नज़्म है? तो बंदा नवाज़ गेसू दराज की ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि बंदा नवाज़ गेसू दराज की पहली नज़्म है, उर्दू की पहली नज़्म है ये चक्की नामे। ये चीज़ भी आपको याद रखना चाहिए। और चक्की नामे नज़्म जो है, चक्की नामा के नाम से, चक्की नामे कह रहे, चक्की नामा के नाम से नज़ीर अकबराबादी की भी नज़्म है, जिसमें दुनिया की बेसवाती का बयान किया गया है, और यह सवाल बन भी चुका है। इसके बाद अगला सवाल एक और इसी तरह का है कि बंदा नवाज़ गेसू दराज के अलावा और किसकी तसनीफ़ का नाम चक्की नामा है? तो चक्की नामा आपको 3 जगह क्लियर कर लेना चाहिए। एक चक्की नामा बंदा नवाज़ गेसू दराज की, एक चक्की नामा नज़्म पूछी जाए तो आपका आंसर सही होना चाहिए नज़ीर अकबराबादी, दूसरा चक्की नामा के नाम से मसनबी अगर पूछी जाए तो आपका आंसर सही होगा शाह अमीनुद्दीन आला।
और चक्की नामे अगर पूछा जाए तो शाह फारूकी की अभी मैंने ऊपर बात की थी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल है वो कौन सा शायर है जो बहमनी दौर को छोड़कर इब्राहिम कुली कुतुब शाह के दरबार में आया था। देखिए आपको बताना है बहमनी दौर को छोड़ करके कहाँ आया है, बीजापुर के लिए। और बीजापुर छोड़ करके कुतुब शाही दौर को छोड़ करके बीजापुर कौन गया है, ये सब सवाल अलग अलग तरह के हैं। और ये सवाल इस 100 वाली जो मैं आपके सामने प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसके अंदर ये सारी कन्फ्यूज़नें क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो को मैं तो कहता हूँ कि बार बार देखें और ये नोट्स आप बार बार रिवीज़न करें। इस तरह से मुझ में जितनी नॉलेज थी 2018 से लेकर के अभी तक हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, जितनी नॉलेज थी मैंने इसमें झोंक दी है, ताकि ये मेरे जो बच्चे ख़ास हैं या पढ़ने वाले हैं बस वो किसी भी सूरत से सीट निकाल पाएँ। आंसर आपका सही होगा सी, फ़िरोज़। मुझे बहुत खुशी होगी जो बच्चा पास होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप बात करें ना करें, मिलें ना मिलें, 2 लफ्ज़ इस चैनल के लिए कहें या ना कहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कर्मण्य अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, हम इस पर चलने वाले लोग हैं। संस्कृत मेरे पास रहा था, संस्कृत मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये इसी पर हम फॉलो करते हैं, आपकी इच्छा है। आंसर आपका सही होने वाला है गोलकुंडा का पहला मुल्क शोरा शायर किसको कहा जाता है। तो गोलकुंडा का पहला मुल्क शोरा शायर, गौर कीजिएगा, बादशाह नहीं पूछा गया है यहाँ पर। बादशाह अगर पूछा जाए गोलकुंडा के किस बादशाह के वहाँ कौन पहला मुल्क शोरा है तो अलग चीज़। तो गोलकुंडा का पहला मुल्क शोरा तो सिर्फ मुल्ला वजी ही है, मुल्ला वजी को माना जाता है। अगला है गोलकुंडा की पहली मंजूम दास्तान। इस पर थोड़ा सा गौर कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी। जब दास्तान लफ्ज़ आता है तो मेरा जहन अमूमन स्टूडेंट का नस्र की तरफ जाता है कि जो नसरी दास्तानें हैं बस उसी पर आकर के इटकने लगता है कि दास्तान लफ्ज़ आया बस, दास्तान का मतलब नस्र। तवील नॉबिल जो होता है वो दास्तान बन जाता है, मुख्तसर दास्तान नॉबिल बन जाती है, और मुख्तसर से मुख्तसर किस्सा अफसाना बन जाता है। तो दास्तान लफ्ज़ आते ही मेरा जहन जो है वो नस्र की तरफ जाने लगता है। और ये मंजूम जब जुमला जुड़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि दास्तान तो है लेकिन ऐसी दास्तान जो शायरी में बयान की जाए, और जो शायरी में नस्र बयान कर दी जाती है, दास्तान बयान कर दी जाती है, वही मसनवी कहलाती है। ये चीज़ क्लियर कीजिए, जो नस्र तवील दास्तान शायरी में बयान कर दी जाती है वही मसनवी बन जाती है। मंजूम का मतलब है शायरी में नस्र को कह देना, नस्र को बयान कर देना। तो यहाँ पर मंजूम दास्तान अगर पूछी गई है, सिर्फ लफ्ज़ अगर दास्तान पूछा जाता तो आपका आंसर सही हो जाता सब्रस। और जब लफ्ज़ लगा दिया है मंजूम दास्तान कौन सी है तो आपका आंसर होगा कुतुब मुश्तरी, क्योंकि कुतुब मुश्तरी ही गोलकुंडा में लिखी गई है। इस तरह का सवाल एक और भी कन्फ्यूज़न खड़ी कर सकता था कि उर्दू की पहली मंजूम दास्तान कौन सी है। गौर कीजिएगा, उर्दू की पहली मंजूम दास्तान कौन सी है तो आपका आंसर सही हो जाना चाहिए कदम राव पदम राव फ़खरुद्दीन निज़ामी बेदरी की। वो मंजूम दास्तान है और वो मसनवी है, मसनवी में ही उसे गिना जाता है, लेकिन दास्तान वो है मंजूम, इसलिए मंजूम। अगर और गोलकुंडा की अगर पूछी जाए पहली मंजूम दास्तान कौन सी है तो आपका आंसर सही होगा कुली कुतुब मुश्तरी। और अगर सिर्फ दास्तान पूछी जाए या नसरी दास्तान पूछी जाए तब आंसर सही होगा सब्रस। क्लियर हो गया है? अभी कन्फ्यूज़न है 63 86 492 279 पर फ़ोन करके भी आप पता कर सकते हैं। मेरे पास टाइम होगा उस टाइम हम आपको बता देंगे। गोलकुंडा में किस शायर ने 1600 में किस्सा लैला मजनू लिखा है? तो गोलकुंडा का वो शायर बताना है जिसने किस्सा लैला मजनू 1600 में लिखा था। गोलकुंडा मतलब वही फिर से कुतुब शाही दौर। तो मुल्ला अहमद का नाम आपको याद रखना चाहिए। मुल्ला अहमद ने जो है वो किस्सा लैला मजनू लिख रखा है। अगला सवाल देखिए, सवाल है मुल्ला ख़याली। थोड़ा सा गौर कर लीजिए इस सवाल पे। मुल्ला ख़याली, सैयद महमूद और फ़िरोज़, ये 3 शायर हैं। आपको बताना था ये किस बादशाह के दरबार में मौजूद थे। इनको रट जाइए, मुल्ला ख़याली, सैयद महमूद और फ़िरोज़। ये जो मैंने नोट्स तैयार किए थे उसमें ये मैंने बाकायदा बादशाहों के नाम लिख लिख करके उसके अंदर अलग अलग बादशाहों के वहाँ अलग अलग शायरों को और उनकी तसानीफ़ को लिख के रखा है। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा बी, उसका आंसर सही है। इब्राहिम का नाम आपको याद रखना चाहिए, इब्राहिम कुली कुतुब शाह। ये आंसर आपका सही होगा बी। आपका आंसर सही होने वाला है बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा।
गवासी ने, ये सवाल मैं पीछे बयान कर चुका हूँ, गवासी ने सैफुल मलूक बदियुज्जमाल किस बादशाह के दरबार में लिखी थी? तो किस बादशाह के दरबार में लिखी है, उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपका सभी का सही हुआ होगा। मैंने क्या कहा था कि मुल्ला गवासी जो था उसने 1600, याद रखिएगा 1624 में इस मसनबी को लिखा था। सैफुल मलूक बदियुज्जमाल को 1624 में लिखा था और 1611 से लेकर के, मैंने एक चीज़ भी बयान की थी पीछे, 1611 से लेकर के 1626 तक, चूँकि 1624 में इसने लिखी है तो 1626 तक गद्दी पर कौन रहा है? तो मोहम्मद कुतुब शाह गद्दी पे रहा, जिसको सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह भी कहते हैं, यानी कुली कुतुब शाह के बाद में। तो आपका आंसर यहाँ पे सही होगा फर्स्ट, यानी सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह, इसके वहाँ लिखी गई। बाकी गवासी दरबारी शायर किसका है, मुल्क शोरा शायर किसका है, वो अब्दुल्ला कुतुब शाह के वहाँ है। इसने जो भी वहाँ की लिखा है वो सब अब्दुल्ला के वहाँ लिखा, चाहे मीना सतबंती लिखी हो, चाहे तोतीनामे लिखी हो, इसने जो भी तसानीफ़ें लिखी हैं वो सब लिखी हैं अब्दुल्ला के वहाँ। सिर्फ यही एक तसानीफ़ है जो इस बादशाह के वहाँ लिखी है। आगे देखिए, यहाँ पे गवासी की तोतीनामा, गवासी गलत लिख दिया है, गवासी सही कर लिए। गवासी की तोतीनामा, मीना सतबंती और चंदा और लोरक, ये मसनबियाँ किस बादशाह के वहाँ लिखी? अभी मैंने बात कही है, ये अब्दुल्ला के वहाँ लिखी हैं। आपका आंसर सही हो जाएगा बी। अगला सवाल है, इब्राहिम आदिल शाह सानी के तर्ज पर कुतुब शाही दौर का कौन सा शायर था जिसने नौरस का जवाब लिखा था और मौसीकी की तफसील बयान की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, मैंने अपने दिमाग से बनाया है, ये कहीं कभी एग्ज़ाम में नहीं आया है और सारे सवाल मैंने अपने ही हिसाब से बनाए हैं, अपने तजर्बे पे बनाए हैं। मैंने किया है काम और एक साथी ने मेरे से किया है और 2 लोगों ने इस पे काम किया है और पूरा तजर्बा इसमें लगा दिया गया। जब यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम होने की बात हुई थी 2022 में, जब इसका फॉर्म पड़ा था, जब मैंने कहा था कि पूरी तैयारी कराएंगे, जब से लेकर के आज तक कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ टीजीटी के क्लास चलते रहे, बच्चे आते रहे, जाते रहे, हौसले बनते रहे, टूटते रहे। एक अकेले हम ही थे जो अभी तक खड़े रहे और टीजीटी के सिवा मैंने किसी भी एग्ज़ाम के उर्दू की तैयारी नहीं करवाई। मैंने जो वादा किया था उस वादे को निभा दिया। अंजाम कुछ भी हो लेकिन हम खुश बहुत हैं क्योंकि मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा और उस वादे को पूरा कर दिया। जिस दिन फॉर्म पड़ा था उस दिन से आज तक सिवाय टीजीटी के मैंने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कराई। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। सवाल पे थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा कि मौसीकी वगैरह पर गौर कीजिएगा, किसने मौसीकी वगैरह के लिए काम किया था। तो इब्राहिम आदिल शाह सानी जो हैं उसने तो किया ही था, नौरस किताब ही लिखी थी। अब आपको बताना है कुतुब शाही दौर में कौन सा बादशाह है जिसने ये काम किया है। फटाफट जवाब दें। आपका आंसर होना चाहिए अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह ऐसा बादशाह था जो इब्राहिम आदिल शाह सानी के नक्शे कदम पे चलता था। नौरस का इसी ने जवाब लिखा था। ये मौसीकी और ये तमाम जो थी चीज़ें बयान की गई थी शेर व शायरी में इब्राहिम आदिल शाह की नौरस में, वो सारी चीज़ें अब्दुल्ला कुतुब शाह ने भी लिखी हैं। अगला सवाल देखिए, दर्ज झेल में से किस शायर की मसनबी का नाम महराजनामा है? देखिए, महराजनामा कई लोगों ने लिखी है और इस तरह की भी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा जिसमें एक ही नाम की कई लोगों ने तसानीफ़ें लिख दी हैं, तो वो नोट्स में ऐड कर देंगे। तो ये जो है टॉपिक छूट गया था वहाँ। अब इसमें आंसर आपका सही होगा मुख्तार। देखिए, महराजनामा बहुत लोगों ने लिखी है, आपको जो जवाब देना था वो यहाँ पर जो 4 आंसर हैं इनमें से चूज़ करना था, तो आपका आंसर होगा मुख्तार। और मुख्तार जो है वो सिकंदर आदिल शाह के दरबार का शायर है। अगला सवाल देखिए, सवाल है मौलाना शहीद गुजराती, इसका नाम आपको याद रहे, इस मौलाना का नाम आपको याद रखना है। मौलाना शहीद गुजराती जब बीजापुर में आए थे तो उनकी सरपरस्ती किस बादशाह ने कबूल की थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, मैं आयोग में कई प्रोफेसर मिल करके और पुराने एग्ज़ामों के क्वेश्चन रख रहे हैं, अपने दिमाग से बिल्कुल नहीं बना रहे, उसके बावजूद 2-4 क्वेश्चन 70 में गलत ही कर दिए थे उन्होंने और 125 में कम से कम 5-6 सवाल वो गलत करेंगे, ये मान के ही चलिए। तो अगर जब इतने बड़े प्रोफेसर और पुराने आए हुए पेपर को ही वही सवालों को रिपीट करके लिखने के चक्कर में, उनमें एक आध जुमले बदलने के चक्कर में गलतियाँ करते हैं, तो मैं तो सारा सवाल और सारे आंसर अपनी तरफ से देता हूं और अकेले सारा काम करता हूं, सिर्फ टाइप किसी बच्चे से करा देता हूं, तो मुझसे तो गलतियां होना थोड़ा स्वाभाविक भी है। तो अगर कोई गलती होती है तो ज़रूर बताइएगा, आपका मैं बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। आंसर जिसने बताया होगा इब्राहिम आदिल शाह,
इब्राहिम आदिल शाह सानी नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। इब्राहिम आदिल शाह सिर्फ याद रखना है। उन्होंने ही जो मौलाना शहीद गुजराती थे उनकी सरपरस्ती कबूल की थी जब वो बीजापुर आए थे। आए कहाँ से थे? तो जो है बहमनी दौर से, बहमन से। दर्जा झेल में से कौन सा बादशाह मुल्ला फ़तेहुल्लाह शिराज़ी का शागिर्द है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने चुन चुन के सवाल बनाए हैं और यकीन जानिए कि ये 100 सवाल बनाने में मुझको 13 से 14 घंटे लगे थे। सवालों को स्टैंडर्ड तैयार करने में और उनके आंसरों को फीड कर, मतलब आंसरों को सही देने में, और बाद में फिर इसका क्या कहते हैं, टाइप करवाने में टाइम लगा है। टाइप बात इतना बड़ा नहीं, लेकिन इनको सवालों को फॉन्ट करने में बहुत टाइम लगा था। आंसर आपका सही होगा अली आदिल शाह। अली आदिल शाह का नाम आपको हर हाल में याद रखना है। उन्होंने जो है मुल्ला फ़तेहुल्लाह शिराज़ी जो हैं उनकी शागिर्दी इख्तियार की थी। तो शागिर्द किसका है? अली आदिल शाह, फ़तेहुल्लाह शिराज़ी का। फ्रेंड किसका है? तो ये है नुसरती का। सवाल है नुसरती किस बादशाह के दौर में पैदा हुआ? ये मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया था। अली आदिल शाह थे, उनके फादर। अली आदिल शाह के फादर यानी इब्राहिम आदिल शाह। आपका आंसर सही होगा सी। अगला है नज़्म है बिलायतनामा, किसकी मसनवी है? बिलायतनामा आपको बतानी है किसकी। पहली बात याद रखिएगा, बहमनी दौर की है। सबसे पहली बात, बहमनी दौर में लिखी गई विलायतनामा। तो बहमनी में एक आंसर यहाँ आपको याद रखना था, प्यारे मोहम्मद कुरैशी बेदरी का नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, खुशनामा खुशनग़्ज़, ये ऐसी तसानीफ़ें हैं जो आम सी तसानीफ़ हैं, हर किसी बच्चे को मालूम होती हैं। मैंने क्या कहा, जो सब चीज़ें बच्चों को मालूम हैं वो चीज़ें मैं पूछना पसंद नहीं करता। आपसे पूछ लें फसाना आज़ाद किसने लिखा, सबको मालूम है। तौबतुन्निसू किसने लिखा, सबको मालूम है। ये क्या बकवास सवाल है? ये सभी को मालूम है। सवाल जो है वो ऐसे आपको मालूम होना चाहिए जो एग्ज़ाम में आने की भी वैल्यू रखते हों, प्लस दूसरे बच्चों से अलग भी हों। जहाँ आपने आसान सवाल एक भी गलत कर दिया, आप सैकड़ों बच्चों से पिछड़ जाएंगे। और जहाँ आपने इस तरह का सवाल जो टफ सवाल है जैसे मैंने अभी कराए हैं, ऐसे 2 सवाल भी आपने सही कर दीजिए, आप समझ लीजिए कदर टॉप 10 की लिस्ट में पहुंच जाएंगे फटाक से। जैसे सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं, ये आंसर तो बहुत आसान था। इस तरह के सवालात किसी से भी गलत नहीं होंगे मेरे ख्याल से। तो शमसुद्दीन जो मीराजी शमसुल उशाक हैं, उनकी लिखी हुई ये दोनों तसानीफ़ें हैं। मग़ज़ मरगूब है, मरगूब क़लूब है, इस तरह की इनकी तसानीफ़। कदमराव पदमराव किस बादशाह के मसनवी किस दौर में लिखी गई है? तो गोलकुंडा की बहमनी दौर की है, ये सभी को मालूम है। आपका आंसर सही होगा। अगली मसनवी है हश्तो बहिश्त। हश्तो बहिश्त जो है, यहाँ पर बहिश्त गलत लिखा हुआ है। ये किसकी मसनवी है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए और यह आंसर सही होगा जिस बच्चे ने दिया होगा डी, मलिक खुशनूद का नाम आपको याद रखना है। मसनवी है ख़ाबरनामा। ख़ाबरनामा मसनवी है वो किस दौर में लिखी गई? अभी ख़ाबरनामा का ऊपर मैंने जिक्र किया था और उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। ये आंसर आपका सही होगा बीजापुर। बीजापुर में लिखी गई है ख़ाबरनामा। 24,000 अशार हैं इसमें और कमाल खां रुस्तमी की ये मसनवी है। बस यहाँ 50 सवालों पर बात करते हैं, बचे हुए अगले सवालों पर बात करेंगे। 50-50 का ये हम कराए दे रहे हैं, बाकी 1 तारीख से 100 के 100 करा देंगे। और कल हम सोच रहे हैं कि आपके सामने रिसालों की प्रैक्टिस भी रख दी जाए 50 क्वेश्चनों की। बाकी 50-50 इनके बचते हैं तो पूरे 100 के 100 फिर 1 तारीख से रखेंगे। टाइम भी थोड़ा कम है और फिर जब 100 रखेंगे तो हम बोलेंगे है नहीं, फटाफट करेंगे, 1 घंटे में ही 100 सवाल करा दिया करेंगे। बाकी आपका कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। आपको लगता है कि मैं स्लो बोलता हूँ, स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। आपको लगता है मैं जो है तेज़ बोलता हूँ तो स्लो करके आप देख सकते हैं। बाकी जो मशवरा है दीजिएगा। 63 86 492 279 मेरा नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।